दलित, आदिवासी और सारे जाति और धर्म के उन लोगों को देंगे जो भूमिहीन है। लैंड रिफॉर्म्स कीजिए, उन जमीनों को समृद्ध करने के लिए टेक्नोलॉजी लेकर आइए। यदि चंद्र और मंगल के ऊपर पानी है कि नहीं, वो खोज निकालने की टेक्नोलॉजी हो, तो इन जमीनों को तगड़ी और समृद्ध करने का कोई विज्ञान नहीं है क्या? क्यों नहीं हो सकता भाई? पूरी दुनिया में किसानों के प्रयोग हुए, एक आदमी किसान, एक भी व्यक्ति कुपोषित कैसे हो हमारे देश में? लाल किले की प्राचीर से जो लंबा लंबा फेंका, हमको किसी पत्रकार ने पूछा 10 में से कितने मार्क देंगे, हमने कहा 1.5। न किसानों की आत्महत्या रोकने पर बात किया, न महंगाई में किया, न भ्रष्टाचार में किया, न दलित, माइनॉरिटीज और महिला की सुरक्षा के सवाल में कोई बात किया। हाँ, ऐसा कहा कि बलात्कार के मुद्दे में हमारा स्टैंड क्लियर है, लेकिन 4.5 साल के दौरान जितनी भी बलात्कार की घटनाएं हुई, आप तो खामोश रहे। अब लाल किले की प्राचीर से एक स्टेटमेंट दे दिया कि बलात्कार के मामले में हम स्टैंड लेंगे, तो क्या मतलब है भाई उसका? योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में उनके मंच के ऊपर से एक ऐसा स्टेटमेंट दिया गया कि कब्रिस्तान में से मुस्लिम बहनों के शव निकालो और उसके ऊपर बलात्कार करो। ये उनका कल्चर देखिए, शेम। मानव सभ्यता के अब तक के इतिहास में दुनिया के किसी भी कोने के किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म से इतनी गलीच गंदी बात सुनी है? ये वो लोग जो कहते हैं प्रभु श्री रामचंद्र की जय, यही लोग कहते हैं कि कब्रिस्तान से शव निकालकर मुस्लिम बहनों की डेड बॉडीज पर बलात्कार किया। ये आपकी संस्कृति है। एक ऐसा देश खड़ा करना चाहते हैं आप, और हमको रोक रहे। वो लोग हमको रोक रहे जिन्होंने 50 साल तक समाज को हिंदू मुसलमान में विभाजित करके रखने के लिए तलवारें और त्रिशूलें बांटे हैं। हम तो भगत सिंह की किताब बांटते हैं, हम तो ज्योतिबा फुले की किताब बांटते हैं, हम तो संविधान की कॉपी बांटते हैं, हम तो संविधान की प्रस्तावना के परिचय बांटते हैं। आज एक सवाल हम सभी लोगों के सामने खड़ा हुआ है। यदि किसी सरकारी कर्मचारी ने आपकी बात नहीं सुनी, यदि किसी विधायक या सांसद ने आपकी बात नहीं सुनी, तो आप न्याय तंत्र के पास जाएंगे, जुडिशरी में जाएंगे। लेकिन सोचिए कि फांसीवाद का ये कैसा दमन चक्र चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सड़कों पर उतरकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहना पड़ रहा है कि भैया बचाओ, हम भी मर गए अंदर, हमारा भी गला घोटा जा रहा है। संविधान, लोकतंत्र, न्यायतंत्र का गला घोटा जा रहा है। सुप्रीम के जजेस को सड़कों पर उतरकर कहना। जस्टिस लोया नाम के जज महोदय की हत्या होती है, उसका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। जब चाहे तब कलम के एक झटके से हजारों के हजारों आदिवासियों को बेघर कर देते हैं। एक आदमी, एक मुकेश अंबानी 27 माल की बिल्डिंग में रहता है। हर महीने उसका बिजली का बिल आता है 1.25 करोड़, 70 से 80 लाख। हम तो इतना ही सवाल पूछना चाहते हैं कि जिन निर्माण मजदूरों के खून पसीने से वो मुकेश अंबानी की बिल्डिंग बनी, वो बंबई की सड़कों पर नंगा क्यों सो रहा है? उसके सर के ऊपर शेल्टर क्यों नहीं है? क्या हुआ भगत सिंह के सपनों का, बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा का, संविधान की स्पिरिट का, जो कहता है हमें धर्मनिरपेक्ष, समानता पे आधारित समाजवादी लोकतंत्र खड़ा करना है। ये लक्षण समाजवादी लोकतंत्र खड़ा करने के हैं। गुजरात की बगल से एक प्रोजेक्ट निकल रहा है योगेंद्र जी, PMIC का। आप सारे लोग सुनकर हैरान हो जाएंगे। आपको लगेगा कि जिग्नेश जी की सारी बात सही है, बात गलत कह रहे हैं। उतनी बड़ी बात कह रहा हूं। एक ऐसा जमीन का आवंटन हो रहा है
मान के चलिए ये कैसा हाईवे बन रहा है, तो उसके लेफ्ट और उसके राइट में थोड़ी बहुत तो जमीन सरकार लेगी कि नहीं लेगी? तो गुजरात के इस प्रोजेक्ट में कितनी जमीनें ले रहे हैं? ये जो हाईवे निकल रहा है उसके लेफ्ट में 210 किलोमीटर और उसके राइट में 190 किलोमीटर। 61.40% गुजरात की जमीन सिर्फ एक प्रोजेक्ट में आदरणीय नरेंद्र भाई बेच देने को तैयार है। 61% गुजरात की जमीन केवल एक प्रोजेक्ट में। भारत में ऐसे 12 प्रोजेक्ट बन रहे हैं, लेकिन सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जैसा ही चुनाव नजदीक आएगा जमकर पाकिस्तान को गाली देंगे, राम मंदिर का मुद्दा उठाएंगे, शमशान बनाम कब्रिस्तान की राजनीति पर उतर आएंगे। फिर हम नागरिक नहीं रहेंगे, फिर या तो हम दलित या सवर्ण बन जाएंगे, हिंदू या मुसलमान बन जाएंगे और हमारे सर पर बैठेंगे मोदी और अमित शाह। तब हमको यह कहना है, जब वो अपनी सत्ता के लिए समाज के असली मुद्दों से ध्यान भटकाकर हमें हिंदू और मुसलमान में बांटने के लिए जब वो कहे प्रभु श्री रामचंद्र की जय, तब हमको कबीर को याद कर यह कहना है कि हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दोनों लड़ाई मरत है, मरम कोई नहीं जाना, साधु जग बोला। क्या बात है। तो हमको ये कहना है, हम तो दलित आंदोलन में भी सारी मंच पर से कहते हैं, ये सारा दलित ये जब कहा हमको तो स्वाभाविक रूप से हमारा रिएक्शन आया कि हाँ हूं मैं दलित, क्या प्रॉब्लम है भाई तेरे को? लेकिन वहां मैं हूं दलित, ये 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल युगों युगों तक हमको भी नहीं कहना, क्योंकि मूलतः ऐसे समाज का निर्माण करना है तो न कोई दलित हो न सवर्ण हो, दोनों इंसान हो। हमको भी दलित की पहचान को पकड़ के रखे, उसको भुलाना नहीं। हमको नागरिक बनना है, इंसान बनना है। कमिश्नर साहब अब आइए, यादव साहब और हम दोनों को उठा लीजिए। कभी कभी पुलिस के लोग हमको डिटेन करने आते हैं तो कहते नहीं, लेकिन दिल से ऐसा कभी कहने का मन करता है, यार वो आदमी वर्दी वाला हमको छुए जिसने जीवन में कभी पैसा नहीं खाया। शेयर कर दिया को। भाषा का विवेक खोकर भी हमने मोदी जी को चोर कहा है, क्योंकि किया है उन्होंने चोरी, करप्शन और भ्रष्टाचार किया है। लेकिन वो भाषा जिसको रोज हम वो भी हमारे ऐसा इल्जाम नहीं लगा। कितना खुलकर इसलिए बोलते हैं कि आज भी खुद असेंबली में चप्पल पहनकर जाते हैं और हमारे पास खुद की मालिकी का मारुति 800 कार भी नहीं। चुनाव जीतने के पहला जितना सड़कों पर उतर थे गरीब और मजदूर के लिए, उससे 4 गुना सड़कों पर उतर। तो आपके पास यदि गोवरकर और सावरकर है तो हमारे पास बुद्ध और कबीर है। क्या बात है। आपके पास गोवरकर और सावरकर है तो हमारे साथ बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह। और साथियों, बनारस में कबीर जी के जिस दोहे के साथ हमारी बात को खत्म किया था कि यही कहकर भी आज हमारी बात को खत्म करेंगे कि पिछले 4.5 साल के दौरान इस मुल्क के किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, मजलूमों को, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज, महिला को जितना भी प्रताड़ित किया, जितना भी मारा, पीटा, घसीटा, प्रताड़ित किया, गाली किया, मुकदमे दर्ज किए, एक दिन तो ऐसा आएगा कि इस मुल्क की 125 करोड़ जनता तुमको जमकर जवाब देगी। आज आप हमको रोक रहे हैं, इस मुल्क की जनता आपको रोक रही है।
और कबीर जी कहते हैं कि माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत शरीर से इतने स्ट्रॉन्ग नहीं लगे, लेकिन बात कहने में बड़े स्ट्रॉन्ग लगे। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए जिग्नेश जी की। अब सभी मोटे लोग चिढ़ मत जाने इस बात से। आगे जो आज की सभा में मुख्य आकर्षण है, राष्ट्रीय स्तर के संत हैं और हमारी इस चोमू की पावन धरा पे आए हैं, किसान संगठनों का नेतृत्व करते हैं। आज अगर अरविंद जी केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तो वो इन्हीं की बदौलत है, और अगर आम पार्टी का कहीं वर्चस्व है तो वो भी इन्हीं की वजह से है। स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान योगेंद्र जी यादव साहब से निवेदन है कि आप हमें उद्बोधन स्वरूप कृतज्ञ करें। हेलो, चौमू की इस ऐतिहासिक सभा के अध्यक्ष जी, राजस्थान में सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के मूर्ति और प्रतीक समझे जाने वाले स्वराज इंडिया के राज्य अध्यक्ष आदरणीय विज्ञान मोदी जी, जो जोधपुर से पधारे हैं। जय किसान आंदोलन राजस्थान के अध्यक्ष ढाका जी, हम सब के अजीज, हमारे दोस्त और इस देश में युवाओं के संघर्ष के प्रतीक बन चुके हमारे भाई जिग्नेश मेवाणी जी, मंच पर उपस्थित सभी मेरे साथियों, दोस्तों और चौमू के नगर से, गांव से, ढाणी से पधारे मेरी बहनों, माताओं, भाइयों, साथियों, दोस्तों, आज मेरा मन बहुत दुखी हुआ। राजस्थान मेरे लिए कोई नई धरती नहीं है। मैंने अपने जीवन के पहले 18 वर्ष राजस्थान की धरती में बिताए। श्री गंगानगर में मैं रहता था, पिताजी वहां नौकरी करते थे, मां भी वहां पढ़ाती थी। और राजस्थान किसी एक चीज के लिए जाना जाता है पूरे भारत में, पूरे विश्व में, तो आतिथ्य, मेहमान का सम्मान करना। जैसा राजस्थान में है वैसा पूरे भारत में नहीं, और अगर भारत में नहीं तो पूरी दुनिया में नहीं होता है। और वो राजस्थान की धरती पर गुजरात से पधारे हमारे दोस्त जिग्नेश मेवाणी के बारे में राजस्थान की पुलिस क्या कहती है, डीसीपी साहब क्या कहते हैं। हाँ, ध्यान से सुन लीजिए। वो भाई जो फोटोग्राफी कर रहे हैं, थोड़ा आगे आ जाइए, अच्छी सी हो जाए आपकी फोटो। बिल्कुल भाई के जगह छोड़ दो, इनकी फोटो साफ आ जाए। ये वीडियोग्राफी कर रहे हैं, एविडेंस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं बताता हूं, ये आपके डीसीपी साहब क्या संदेश भेजते हैं। जिग्नेश मेवाणी सभा में आया है, सभा को समाप्त कर दो, नहीं तो मैं पुलिस फोर्स भेज रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं डीसीपी साहब, जब आप इस वीडियो को देखें, शर्म नहीं आती राजस्थान का डीसीपी होते हुए आपको? ये राजस्थान की संस्कृति है, ये राजस्थान की सभ्यता है। किस अपराध में कह रहे हैं? कोई गुंडा है, कोई बदमाश है,
कोई हत्यारा है, कोई बलात्कारी है क्या? क्या बात है, क्या बात है। चुनाव हुआ एमएलए है। और राजस्थान की पुलिस के डीजीपी साहब, अब डीसीपी नहीं है, मैं डीजीपी साहब को कहता हूं, जब आपके यहां से एक सांसद पे बलात्कार का आरोप था, वो दिल्ली घूमा करता था, जयपुर घूमा करता था, राजस्थान पुलिस कहती थी उनका एड्रेस नहीं पता, हम उन्हें कैसे पकड़े। उसका एड्रेस नहीं पता आपको, जिस पे बलात्कार का आरोप था। एक महीना पहले आपके राजस्थान के अलवर जिले में रकबर खा करके एक आदमी था, जिसकी हत्या कर दी गई, मार मार के खत्म कर दिया। और पुलिस अपने बयान में कहती है, हाँ हमें 1 बजे मिला था और उसे 30 किलोमीटर दूर पुलिस स्टेशन तक पहुंचाने में 3.5 घंटा लग गया। क्यों लग गया? कि बीच में गाय थी, उसको गौशाला पहुंचाना। एक अधमरा आदमी आपको मिला और उस अधमरे इंसान को, अरे दुश्मन भी होता है तो धर्म होता है, उसको अस्पताल लेके जाओ। उस अधमरे इंसान को अस्पताल ले जाने की बजाय आपने रास्ते में रुक के चाय पी, उसके बाद गौशाला गए, कहीं मंदिर भी गए, 4:30 बजे पहुंचाया। जब पहुंचाया तो डॉक्टर ने कहा अब तो मर चुका है, क्यों लेके आए। यही नहीं, उसको मारने वाले लोग कहते हैं कि एमएलए के आदमी है, हमारा क्या कर लो। राजस्थान की बीजेपी का एमएलए का नाम लेके बोलते हैं कि एमएलए के लोग हैं, क्या कर लोगे। और एमएलए, इनकी पार्टी के एमएलए प्रणामी जी, वहां से नाम लेके बोलता हूं, वो कहते हैं कि अगर हिंदुओं के साथ पंगा लोगे तो ऐसा तो होगा ही होगा। उनको अरेस्ट नहीं कर सकते, हिम्मत नहीं होती आपकी पुलिस की कि उसको जाके छू भी लो। और जिग्नेश मेवानी को कहते हो कि राजस्थान में नहीं आ सकता, बोल नहीं सकता मंच पे। अरे अपने आप को स्कूल का हेडमास्टर समझते हो क्या? ये तो स्कूल का हेडमास्टर कहता है मेरे स्कूल के अंदर ये भाषण नहीं देंगे। ठीक है भाई, आपका स्कूल है, आप जानो। ये राजस्थान है, ये लोकतंत्र है, ये भारत का संविधान है, आपकी हेडमास्टरी नहीं चलेगी। क्या बात है, क्या बात है योगेंद्र और भाई। अगर आपको गलतफहमी है, मैं यहाँ मंच पे खड़ा हूँ कि सीबी यादव जी ने, डॉक्टर साहब ने कहा मैंने बुलाया है, छोड़िए, मैं कहता हूँ मैंने बुलाया है जिग्नेश मेवानी को, आप अरेस्ट कीजिए मुझे यहाँ पे, आइए आप यहाँ पे अरेस्ट करके दिखाइए। कैसे कैसे बहाने बनाते, बहाने कहते नहीं कि हमें दिक्कत नहीं है जिग्नेश मेवानी से, वो आएगा तो क्या है, ये एबीवीपी आरएसएस वाले आएंगे, ये लोग हल्ला करेंगे। अरे ये एबीवीपी वाले कौन है, आरएसएस वाले कौन है? तुम्हारे ही तो लोग हैं। पहले अपने लोगों को छोड़ते हो, फिर कहते हो वो लोग हल्ला कर रहे हैं, इसलिए हमें दंगे की, हमें गड़बड़ होने की शिकायत है, हमें गड़बड़ हो जाने की आशंका है। अपने ही लोगों से गड़बड़ करवा के कहते हो गड़बड़ होने की आशंका है, इसलिए हम कहते हैं जिग्नेश मेवानी ना आए। मैं कहता हूं चलो जी कोई बात नहीं, ये भी बात जायज लगती है। कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस का काम है। आपको आशंका है कि इनके आने से गड़बड़ हो जाएगी, कानून व्यवस्था में गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा कीजिए, राजस्थान में जिस जिस चीज से कानून व्यवस्था में गड़बड़ हो रही है सबको बंद करवा दीजिए। और आजकल सबसे बड़ी व्यवस्था में गड़बड़ किससे हो रही है? एक महारानी ये यात्रा निकाल रही है, गड़बड़ हो रही है ना, उससे हो रही है गड़बड़। उनका दोष है नहीं है मैं नहीं जानता, हो सकता है उनका दोष ना हो, लेकिन गड़बड़ तो हो रही है, तो उनकी यात्रा को बंद करवा दीजिए, जिग्नेश मेवानी को भी बंद करवा दीजिए, अच्छी बात है। क्या बोलते हैं उस यात्रा को? गौरव यात्रा जी,
उनके साथ ही ये कहते हैं कि बंद कहीं भी करवा दो, किसी भी जेल में बंद करवा दो, अंडमान की जेल में बंद करवा दो, रानी जी वाली जेल में बंद मत करवाओ। क्या बात है। कहते हैं मेरा भी कोई स्टैंडर्ड है, ऐसे नहीं करूंगा। गौरव यात्रा कहते हैं, मैं राजस्थान में आता हूं, सोचता हूं बड़ी गौरव की बात हुई होगी, तो मैं आप सबसे पूछता हूं, अब तक आपने सिर्फ बातें सुनी है, आपने ताली बजाई है, मैं अब आपसे 2-4 सवाल पूछता हूं, हम सबको समझ आ जाएगा राजस्थान के गौरव की बात कितनी सच्ची है। यहां बाजरे के कोई किसान बैठे हैं तो जरा हाथ खड़ा कर दो भाई, जिन्होंने खेत में बाजरा बोया था, पिछले साल बोया था ना। चलो, पिछले साल किसी को पता है कि सरकार का रेट क्या था बाजरे का? सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया था, यानी कि पिछले साल मोदी जी ने वायदा किया था कि बाजरा अपना बाजार में बेच लो, जितना मिल जाए खुशी की बात है, लेकिन अगर इतने रुपए से कम मिले तो मेरे पास आ जाना, इतना तो मैं दूंगा, मेरी गारंटी है। वो क्या था पिछले साल? 1425 रुपए। 1425 की मोदी जी ने गारंटी दी थी पिछले साल कि 1500 मिल जाए, 1600 मिल जाए, आपकी किस्मत, खुशी है, ले लो। लेकिन 1425 से कम में बिके बाजरा तो मेरे पास आ जाना, मैं खरीद लूंगा। अब बताओ कितने में बेचा था बाजरा? 900। ना, एक कम रेट लगा रहे हो, ठीक रेट लगा। मैं जानता हूं, मैं इसी इलाके का हूं, मैं 2 नंबर की बात नहीं सुनूंगा। 900 से ज्यादा मिला, 1200-1300 नहीं मिला, मैं भी जानता। आपने बेचा था खुद? कितने में बेचा? 1150। 1150 लगाया, अब ठीक रेट लगाया, 950, 1050, 1100, 1150। इससे ज्यादा 900 किसी का ज्यादा जल्दी कर लिया होगा, थोड़ा सा गीला होगा, वो सब होगा, 900 ठीक बात है। तो मोदी जी दिल्ली से वायदा करते हैं कि किसान को 1425 रुपए हम रेट दे रहे हैं। एक भी किसान यहां पे है जिसके घर में किसी ने, जिसके गांव में किसी एक भी व्यक्ति ने 1425 में अपना बाजरा बेचा हो पिछले साल, तो हाथ खड़ा कर दो भाई। नहीं बेचा, झूठ है बात। इस साल क्या कह रही है सरकार? इस साल मोदी जी कह रहे हैं कि 1950 देंगे बाजरा के लिए। मेरे पास पत्रकार आए कि मोदी जी ने 1950 कर दिया, ये तो कमाल कर दिया। आज तो योगेंद्र जी आप भी कह दो मोदी जी ने बड़ा अच्छा काम किया। मैंने कहा भाई 1950 क्यों कहा? 19,000 कह देते, जब देना नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है? 1900 क्यों बोला? 19,000 बोल दो, मुंह से ही बोलना है ना, देना तो नहीं है। बाजरे की फसल आने में 3 हफ्ता बाकी है, सिर्फ 15-20 दिन की बात है। सरकारी खरीद कहां पे होगी? केंद्र का पता है आपको? कहीं पे केंद्र है? केंद्र का पता नहीं। खरीदी किस तारीख से शुरू होगी पता नहीं, उसका नियम क्या होगा किसी को पता नहीं। तो 1950 कहां से मिलेगा? हो गया, टीवी के ऊपर हो गया, टीवी पे प्रधानमंत्री ने बोल दिया, और बोलते हैं तो हमेशा क्यों करके बोलते हैं? मित्रों, भाइयों, ऐतिहासिक घोषणा। अरे टीवी पे घोषणा करनी थी तो कुछ भी करवा दो। क्या किसान को उसकी फसल का दाम मिला? जो सरकार ने अपने मुंह से बोला वो दाम मिला क्या? जौ की फसल में सरकारी रेट था 1410 रुपया। जौ कितने में बिकी थी यहां पे? अगर यहां जौ होती हो तो बिकी थी 1100 के अंदर। चलो बड़ी फसल को छोड़ दो, यहां सब्जी की फसल वाले भी कुछ किसान है ना? सब्जी की फसल वाले, सब्जी की फसल में खर्चा निकालने के लिए ले लो। हाँ भाई, मिर्चा की
ना मिला, ये सच्चाई है। नहीं छोड़ दो, दूध की बात करो, दूध में पिछले साल क्या रेट मिल रहा है? पिछले साल वाला रेट किसी को मिल रहा है आज? पिछले साल का रेट था, लेकिन इस बार जी हाँ, बिल्कुल सही। और डेयरी वाले जबरदस्ती घी दे रहे हैं आप, है ना? ये जबरदस्ती घी पकड़ा है। अरे भाई, किसान दुनिया को घी खिलाता है, तुम किसान को जाके घी के पैकेट दे दो ताकि पैसा ना देना पड़े उसको। सारी बात निकल के आएगी, मैं चाहता हूं, क्योंकि मैं क्यों बोलूं भाई, राजस्थान का गौरव है, गौरव यात्रा निकल रही है। राजस्थान की जनता बताए कितना कितना गौरव है। एकदम ठीक बात है। अभी तो किसान का गौरव हमने देख लिया, दूध वालों का गौरव देख लिया। ये दूध का मामला पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत सरकार ऑस्ट्रेलिया से और न्यूजीलैंड से मिल्क पाउडर को आयात करने की अनुमति, लाखों क्विंटल मिल्क पाउडर यहां आ जाता है। और जब वो यहां आ जाता है तो डेयरी वाला सिर्फ दूध नहीं बेचता। डेयरी वाला जब सर्दियों के दिन में ज्यादा दूध मिलता है, उस दूध को सुखा के उसका पाउडर बनाता है, वो बेचता है, उससे डेयरी को आमदनी होती है। प्रदीप, तो ये डेयरी वाला बदमाश नहीं है। उमर खालिद क्या कर रहा है? उसको भी मार पड़ रही है ऊपर से, उसको मार पड़ रही है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से। अभी लाइव आया है। और ये मार कौन पड़वा रहा है? आपकी सरकार। जिस सरकार को वोट दे के आप दिल्ली में, जयपुर में बैठाते हो, वो सरकार ये मार पड़वा रही है दूध के किसान को, दूध वाले को। चलो दूध की बात छोड़ दो, मजदूरी की बात कर लेते। अपने गांव में आज से 1 साल पहले जितनी मजदूरी थी, मजदूर को जितने दिन दिहाड़ी मिल जाती थी, यहां जयपुर में जितने मजदूरों को दिहाड़ी मिल जाती थी, जम्मू में जितने मजदूरों को दिहाड़ी मिल जाती थी, आज उतने मजदूरों को दिहाड़ी मिल रही है? नहीं मिल रही है। बजरी का बंद हो गया, बजरी बंद तो बिल्डिंग बनना बंद, बिल्डिंग बंद तो मिस्त्री को भी काम नहीं, मजदूर को भी काम नहीं, सबको काम नहीं। चलो वो मजदूर है, यहाँ काफी पढ़े लिखे नौजवान दिख रहे हैं मुझे। डॉक्टर साहब ने, यादव जी ने बताया कि यहाँ बड़े इंजीनियर पैदा होते हैं। भाई डिग्री तो दे दी, उनको नौकरी भी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? पानी पिलाना। ये भारत सरकार ने एक शोषा चलाया था, स्किल इंडिया मिशन, कि नौजवानों को, नवयुवतियों को नई नई चीजें सिखाओ। और उसमें राजस्थान 1 नंबर पे है देश में। कहते हैं राजस्थान ने सबसे ज्यादा नौजवानों को स्किल दिए, निपुणता दी, कोई काम सिखा दिया ताकि रोजगार मिल सके उसको। मैं पूछता हूं, यहां कोई एक नौजवान बैठा है, बैठा हो तो हाथ जरूर खड़ा करना। 2 अलग अलग सवाल पूछूंगा। वो जो कि किसी स्किल वाले सेंटर में गया हो, जिसने कोई अपना स्किल की ट्रेनिंग ली हो, चाहे प्लम्बर का काम करना सीखा हो, इलेक्ट्रिशियन का काम सीखा हो, कोई भी काम सीखा हो, फ्रिज मैकेनिक का काम सीखा हो, ऐसा कोई है जिसने वहां जाके सीखा? राजस्थान सरकार कहती है हमने इतने लोगों को काम सिखा दिया जितना देश में किसी और सरकार ने नहीं सिखाया। भाई ये तो गौरव की बात होनी चाहिए। तो मैं चेक कर रहा हूं, यहाँ पे इतने सारे नौजवान बैठे हैं, कितने नौजवान हैं जिन्होंने किसी भी स्किल सेंटर में गए और वहां जाके कोई भी चीज सीखी हो? हाथ खड़ा करना भाई। लो, मैं तो 2 सवाल सोचने की सोच रहा था, ये तो एक में ही निपट गया था। मैं उसके बाद पूछने वाला था कि जिसने स्किल ली तो उसके बाद जाके नौकरी मिली क्या उसे? कोई काम धंधा मिला क्या उसे? यहाँ तो स्किल ही नहीं है, काम धंधा कहां से आएगा?
2 सवाल की जरूरत ही नहीं, एक में निपट गया काम यहाँ तो। ये कहीं कागज पे तो नहीं चल रहे स्किल वाले सेंटर सारे, फर्जीवाड़ा तो नहीं चल रहा, सब कागज में। इसीलिए पकोड़े वाला मामला अब चल रहा है। प्रधानमंत्री पकोड़े का मामला, ये प्रधानमंत्री से पूछ लिया किसी ने, प्रधानमंत्री जी आपने कहा था साल में 2 करोड़ नौकरियां दोगे, कहा गई? प्रधानमंत्री जी ने कहा वो जो सामने पकोड़े वाला खड़ा है इसको कैसे मिली नौकरी? मैंने दिलवाई। ठीक है भाई, कल को आप कहोगे मेरी मां जो रसोई में चाय बना रही है उसको भी आपने दिलवाया, कोई पता नहीं, कोई भरोसा नहीं। तो ये नौकरी रोजगार, हमारे भाई ने बताया आज देश में 24 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं, सरकारी सिर्फ, प्राइवेट की बात नहीं कर रहे। और ये जो दिहाड़ी की मजदूरी है, जो कॉन्ट्रैक्ट की मजदूरी है, वो सब अलग बात है। 24 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं और हमारे गली गली में बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं। घर घर में पूछ लो भाई क्या कर रहे हैं? नहीं बाबूजी खाली बैठा हूं, आज तक इंजीनियरिंग की डिग्री लेके खाली बैठा हूं, बीए बीएससी करके खाली बैठा हूं, एमएससी करके खाली बैठा हूं, राजस्थान जयपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ के आया था, घर पे खाली बैठा हूं। 24 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं और हमारे घर घर में बच्चे खाली बैठे हुए हैं। इसकी गौरव यात्रा निकाल रहे हो? किस बात की गौरव यात्रा निकाल रहे हो आप? पूछना चाहिए राजस्थान की जनता को, पूछना चाहिए हम सबको, किस चीज की गौरव यात्रा? मैंने मोदी जी से पूछा, ये अपने वाले मोदी जी, बड़े वाले नहीं, उनसे मेरी बातचीत नहीं होती है, अपनी अप्रोच तो सिर्फ विज्ञान मोदी जी तक। विज्ञान मोदी जी से पूछा क्योंकि सन 1977 में जब विज्ञान मोदी राजस्थान के सबसे युवा एमएलए बने, सबसे युवा मंत्री बने, 77 की बात है, तब मैं बच्चा था, मैं स्कूल में पढ़ता था। तब से मुझे याद है विज्ञान मोदी नामक कोई सज्जन है जो राजस्थान में कहते थे कितना युवा व्यक्ति, और बाद में कहते थे भाई जो इतने जवानी में एमएलए बन गया लेकिन जिसने जिंदगी में कोई प्रलोभन स्वीकार नहीं किया, कोई लालच स्वीकार नहीं किया, अपनी आत्मा को बेचा नहीं। इसलिए मैंने विज्ञान जी से पूछा, सर भ्रष्टाचार का क्या हाल है? कहते भाई ये जो रानी की सरकार है इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार तो राजस्थान ने अपने इतिहास में नहीं देखी कभी। अगर सही बात इनकी लग रही है तो जरा हाथ खड़ा करके बताना इनकी बात सही है। ये देखिए जिग्नेश भाई हमारे राजस्थान की स्थिति। जो आदमी नहीं है आज इतने ज्यादा, आपसे बढ़िया बोलने वाले कहाँ मिलेंगे? लोगों को तो भाषण ही तो होता है, वोट तो मिलता ही क्या जनता को? इसीलिए नहीं कह रही है, बदकिस्मती है चौकों की आज। इसीलिए डरी रहती है सरकार कि इनकी बातें कहीं जिग्नेश मेवाणी की बातें सुन न ले नौजवान, कहीं क्रांति का फितूर उसके ऊपर ना आ जाए, इसीलिए डरी रहती है रानी यहाँ पर। राजस्थान के इतिहास में सबसे भ्रष्ट सरकार आज चल रही है और ऊपर से गौरव यात्रा निकालते हो, डूब मरना चाहिए शर्म से आपको। एक पश्चाताप यात्रा निकालनी चाहिए, शर्मिंदगी की यात्रा निकालनी चाहिए, कान पकड़ना चाहिए, गली गली में माफी मांगनी चाहिए लोगों से, गौरव यात्रा निकालते हुए। ज्यादा समय नहीं है लेकिन एक और जिक्र कर दूं, हमारे कांग्रेसी भाई कुछ संकल्प यात्रा भी आजकल निकाल रहे हैं। एक सवाल मैं इनसे भी पूछ लेता हूं, भाई पिछले 4 साल से जब यहाँ का किसान त्राही त्राही कर रहा था, 2 सूखे पड़े थे, नोटबंदी की मार हुई थी, यहाँ पे राजस्थान की पूरा किसान पशुधन पे निर्भर करता है, पशुधन की पूरी अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया था, तब संकल्प आपका कहां था? तब तो सड़क पे किसान आंदोलन कर रहे थे, हमारे हनुमान जी यहाँ बैठे हुए हैं, ये कर रहे थे संघर्ष, ढाका जी यहाँ बैठे हुए हैं,
हम किसान आंदोलन के लोग कर रहे थे, देश के कोने कोने में जा रहे थे। आपकी संकल्प यात्रा तब कहाँ थी? तब संकल्प नहीं था आपको। अब चुनाव नजदीक आ गया है तो आपका संकल्प भी जाग गया। और यही पूरे देश में खेल हो रहा है। राजस्थान में चुनाव आने वाले हैं, पूरे देश में चुनाव आने वाले हैं। पिछली 3 बार से यही हो रहा है। राजस्थान में चुनाव आता है, उससे झलक दिखाई देती है और उसके बाद पूरे देश के स्तर पे चुनाव होता है लोकसभा का। तो राजस्थान की झलक तो मैंने देख ली है, कई सर्वे भी आ गए हैं। 3 राज्यों का चुनाव होने वाला है। लोग कहते हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में क्या होगा ये तो कह नहीं सकते। भाई राजस्थान में तो बीजेपी की सीटें कितनी आएंगी आप 1 हाथ पे गिनोगे या 2 हाथ पे गिनोगे, यही सवाल है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन इस अवस्था में देश में क्या खेल खेला जा रहा है? अगले 8 महीने इस देश में खेल खेला जाएगा और मैं आपको उसके प्रति आगाह कर देना चाहता हूं। इस देश में या तो किसान और जवान के नाम पे लड़ाई होगी, और अगर वो नहीं हुआ तो हिंदू और मुसलमान के नाम पे लड़ाई करवाई जाएगी। या तो जवान और किसान, नहीं तो हिंदू और मुसलमान। अब आप चुन लो इसमें से। अगर जवान और किसान के मुद्दे पे लड़ाई हुई, बेरोजगारी के सवाल पे चुनाव लड़ा गया, किसान के दाम के नाम पे चुनाव लड़ा गया, किसान के कर्जा मुक्त होने के नाम पे चुनाव लड़ा गया, तो जो कोई भी जीते, मैं नहीं कहता तो ये जीतेगा वो जीतेगा, जो भी जीतेगा देश जीतेगा, किसान जीतेगा, जवान जीतेगा। लेकिन दोस्तों, अगर हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाई करवाई, चाहे अयोध्या के बहाने करवाओ, चाहे अकबर खान के बहाने करवाओ, चाहे कश्मीर के बहाने करवाओ, चाहे पाकिस्तान का नाम ले लेके करवाओ, अगर हिंदू और मुसलमान के नाम पे इस देश में लड़ाई करवा के चुनाव हुआ, जो भी जीतेगा भारत मां हारेगी उस चुनाव। और एक चीज हमें करनी है, हम सबका अगर फर्ज बनता है तो वो ये कि इस देश का चुनाव किसान और जवान के सवाल पे लड़ा जाए।